देखिए, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्रिंसिपल फॉर सीक्वेंस पढ़ा है कभी आपने? इसका मतलब इंटरमीडिएट में जिसने पढ़ाया है लिमिट, उसने पढ़ाया नहीं सैंडविच थ्योरम, ये इंटरमीडिएट में थी। ठीक है। अरे ये कहो नहीं पढ़ाया गया, ये भूलिए आप, नहीं थी मत कहिए उसे। हमने क्या कहा, आपने नहीं पढ़ा मतलब थोड़ी तो सिलेबस में नहीं था। ठीक है। पढ़ाई हमने भी किसी को नहीं कभी, क्योंकि पढ़ने वाले इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उतने पढ़ाया जाता है इतना वो पढ़ पाते हैं। देखिए, सैंडविच थ्योरम हमने लिमिट में पढ़ी है। क्या लिमिट पढ़ी तो समझ लीजिएगा, वही लगभग यहाँ भी इसका मतलब है। सुनिए ध्यान से, जब हम लिमिट पढ़ते थे, इधर देखिए, जैसे ये कर्व है ऐसे, है ना, और इस पॉइंट पे किसी कर्व की लिमिट निकालनी हो, ये एक्स और वाई के बीच में उसका ग्राफ खींच रहे हैं, मैं ये इंटर की सैंडविच थ्योरम ऑफ लिमिट बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर ए पर लिमिट निकालते हैं तो इस फंक्शन में एक्स को ए रखते थे और उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई का मान मिलता था उसको हम कहते थे इसकी लिमिट है। ठीक है, ये लिमिट निकालने का तरीका था। ग्राफ से कभी हमने लिमिट निकाली नहीं ना, निकाली जाती है। हम एक्स की जगह ए रख देते थे, जो वैल्यू आती थी वो उस कर्व की लिमिट होती थी। लिमिट तो पड़ी होगी ना। और एक और कर्व है मान लिया बिल्कुल, और इसके बहुत 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 क्लोज जा रहा है, और इस पॉइंट पर इतना क्लोज है कि यहां भी इसकी लिमिट एल ही है। ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में, इस दोनों बड़ा पाव के बीच में हम आलू रख दें, सैंडविच में यही तो करते हैं हम, दो ब्रेड के बीच में आलू रख देते हैं, तो इन दोनों बड़ा पाव के बीच में एक तीसरा ग्राफ ऐसे बना दें, तो इस पॉइंट पे इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट भी एल ही होगी। ठीक है। ये सैंडविच थ्योरम फॉर लिमिट थी। फायदा क्या होता था? फायदा ये होता था कि अगर कोई फंक्शन, मान लिया ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन एफ एक्स है, ऊपर वाला जी एक्स है, और बीच वाला जो आपने खींचा है वो फाई एक्स है। नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला सबसे बड़ा है, यानी कि ये लिखा है एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू फाई एक्स इज लेस आर इक्वल टू जी एक्स लिख सकते हैं। हमें मान लिया इसकी लिमिट निकालनी है, तो हम क्या करते थे, ये दोनों की लिमिट निकाल लेते थे अगर ये आसान है, और अगर इन दोनों की लिमिट सेम आती थी तो हम कहते थे इसकी लिमिट भी एल होगी, हमको इसकी लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर लिखा हो साइन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2x, ऐसा कुछ लिखा हो मान लेते हैं। ठीक है। और जीरो पे लिमिट साइन की निकालनी है, तो हम साइन की निकालने के बजाय एक्स की लिमिट जीरो पे क्या आएगी, जीरो, और 2x की क्या आएगी, जीरो, और बीच में क्या लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स की भी क्या होगी, जीरो। ये हमने सैंडविच थ्योरम 12th क्लास में पढ़ी है। नहीं नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ाई गई, वो अलग की बात है, लेकिन जनरली जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनको एक बार बताया जाता है कि सैंडविच थ्योरम क्या होती है। ठीक है। आर डी शर्मा में इसके क्वेश्चन भी हैं और इसको बताया भी जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंस। तो इसका मतलब भी समझ में आ गया। क्या, अगर एक सीक्वेंस इधर है और एक सीक्वेंस इधर है, एक सीक्वेंस बीच में है, अगर ये सीक्वेंस एल की तरफ जा करके मतलब कन्वर्ज हो रही है, और ये भी एल की तरफ कन्वर्ज हो रही है, तो बीच वाली भी एल की तरफ जा करके कन्वर्ज होगी। ठीक है। ये सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। तो पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखवाते हैं। तो पहले तो सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट समझिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ये कहता है कि अगर तीन सीक्वेंस है ए एन बी एन और सी एन, अभी हमने तीन कर्व लिए थे लिमिट में, लगभग लगभग वही है। तीन सीक्वेंस है ए एन बी एन सी एन, ए एन बोले तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है, बी एन nth टर्म इसका है, ये nth टर्म इसका है, और कंडीशन ये है कि ए एन इज लेस आर इक्वल टू बी एन इज लेस आर इक्वल टू सी एन है, ये पहली कंडीशन है। तो अगर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन की लिमिट एल है और सी एन की लिमिट भी एल है, तो ए एन तो बी एन की लिमिट भी एल होगी। मतलब ए एन ये सीक्वेंस नहीं है, nth टर्म है, nth टर्म इज लेस आर इक्वल टू बी एन इज लेस आर इक्वल टू सी एन, तो यानी अगर इसकी लिमिट एल है और इसकी लिमिट एल है, तो इसका मतलब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगी, एल ही होगी, तो इसकी वैल्यू भी एल होगी। तो ये स्टेटमेंट लिखिए, फिर प्रूफ की तरफ बात करते हैं। देखिए, पहले हम ए एन की लिमिट एल लिखेंगे, फिर सीक्वेंस के हिसाब से लिमिट का जो फंडा होता है वो लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाता है एप्सिलॉन वाली जो डेफिनेशन, फिर इसकी हम लिखेंगे लिमिट एल, इसका सीक्वेंस का फंडा लिखेंगे कैसे लिखी जाती है, फिर बी एन को सर्च करके लाएंगे। ठीक है। अब देखिए प्रूफ करने जा रहे हैं। हम कहेंगे देखिए भाई, सिंस
हमें दिया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू l होती है, तो इसका मतलब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट मॉड xn माइनस l, एग्जिस्ट में लिखिए 0, मॉड xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इज ग्रेटर आर इक्वल टू, कोई भी नाम दे दो, जैसे हमने इसको m1 माना है, m1, ये पहली कंडीशन हो गई। समझ में आई बात नहीं आई? अभी मैं m1 की बात करूंगा कि ये लफड़ा क्या है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एप्सिलॉन को हटाता हूँ, मॉड को हटाता हूँ। मॉड को हटाने का तरीका क्या होता है, अच्छा इसको xn है लिखो, इसको an लिखो, चूंकि xn गड़बड़ करेगा ना, an bn cn लेना है, इसको an लिखो। मॉड कैसे हटता है, तो ये आएगा an माइनस एल इज लेस देन आज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर, इधर ये ग्रेटर देन होता है, मतलब जिधर इसका मुंह होता है वो बड़ा होता है, इस हाँ इसका मुंह जिधर होगा वो बड़ा होगा, हाँ वही पढ़ा जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन दिस लेस देन दिस। और अगर यहां से पढ़ेंगे तो माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू दिस, लेस आर इक्वल टू दिस। अच्छा एल को हटाओ यहाँ से, तो एल कैसे हटेगा, यहाँ से एल प्लस कर दोगे तो आएगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस आर इक्वल टू ए एन इज लेस आर इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे, फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1, ये पहली कंडीशन आपकी आई है, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन बन डालिए, वो पहले वाले को डालिए, ये एक क्वेश्चन बन डालिए, इसको ना डालिए, पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा फिर बताया जाए। हमने कहा भाई ये सीक्वेंस है, n को 1 रखा तो पहला टर्म मिल गया, ये दूसरा टर्म मिल गया, और ये इसकी लिमिट है, मतलब ये कन्वर्ज होके कहाँ तक जा रही है, l तक जा रही है। तो हमने कहा m1 वैल्यू यहाँ पर हमने ली, m1 को हमने मान लिया ये हम 10th टर्म ले रहे हैं, m1 को हम क्या मान रहे हैं, 10th टर्म ले रहे हैं। तो हमने कहा 10th टर्म के बाद हम जब जाते हैं ना तो ये डिफरेंस बहुत घटने लगता है एकदम से, मतलब जो 10th टर्म के बाद जो भी टर्म होगा वो l के बहुत नज़दीक होगा, इतना नज़दीक होगा कि उस टर्म और l का जो डिफरेंस है ना वेरी स्मॉल है कुछ ना कुछ डिफरेंस है, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो बहुत स्मॉल डिफरेंस है। ये बात समझ में आ गई, नोट करिए। अगेन अब cn के बारे में बात करते हैं। अगेन हम जानते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cn की वैल्यू भी l है, जिसका मतलब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये इसलिए लिखा जाता है कि एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब nth टर्म 10वें टर्म के बाद में 11वां 12वां 15वां जो भी टर्म है उसकी और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का जो टर्म है उसके बीच का डिफरेंस बहुत 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 स्मॉल है, लेकिन 0 नहीं है, ये कह रहे हैं, एप्सिलॉन 0 नहीं है, l तो की बात नहीं हो रही है। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड cn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू, अब देखिए जैसे यहाँ 10वें टर्म के बाद एक काम शुरू हुआ है, क्लोजनेस स्टार्ट हुई है, हो सकता है यहाँ 15वां टर्म हो, तो हमने उसको मान लिया m2, यानी मान लिया ये 15वां टर्म है, 15वें टर्म के बाद ये दूरी जो है वो घटने लगी है, ठीक है। तो जब इसमें हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, cn माइनस एल इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन इज लेस आर इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन, या इसको लिखेंगे l माइनस एप्सिलॉन इज लेस आर इक्वल टू cn इज लेस आर इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m2। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा। अच्छा अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, an में हमने क्या कहा था, m1 10 टर्म के बाद में वो डिफरेंस कम होने लगा था, और उसमें हमने क्या बताया था, m2 15 टर्म के बाद ये डिफरेंस कम होने लगा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब चूंकि ऐसा दिया गया है कि an इज लेस आर इक्वल टू bn इज लेस आर इक्वल टू cn, ऐसा दिया गया है, और ये जो n हमने लिया है फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, हमने m मान लिया उसको, यानी हमने m1 m2 में यहाँ m मान लिया ये 20 टर्म है, 20 टर्म के बाद ऐसा हो रहा है कि an bn और cn की ये कंडीशन फॉलो कर रही है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये m1 m2 और m में से, इन तीनों कंडीशंस में से हमने एक मैक्सिमम वैल्यू निकाली। हमने मान लिया कि इसको क्या लैंग्वेज लिखें, इसको आप इसको स्मॉल m ही मानो,
कैपिटल M इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M1 M2 और M। इसका मतलब समझ लीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ध्यान से, आप ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, ये 10वां टर्म, ये 15वां टर्म, ये 20वां टर्म, और इस प्रकार से ये इन्फिनिटी वाला टर्म है L। दोनों सीक्वेंस L पे ही जाके मर्ज हो रही हैं। रास्ते दूसरे हो सकते हैं, मतलब कहीं से जाकर के वो L पे ही मर्ज हो रही हैं। आपने पहली सीक्वेंस में कहा कि जब हम 10वें टर्म के बाद आगे बढ़ते हैं तो जो टर्म आएंगे वो और L के बीच की डिफरेंस बहुत कम हो रही है। ठीक, मैं पहले सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। तो हमने दूसरे में कहा कि 15 के बाद एक कम हो रही है, ठीक है, और AN BN CN की जो कंडीशन फॉलो हो रही है 20 के बाद कम हो रही है। तो अगर इन तीनों में से मैक्सिमम ले रहे हैं आप, यानी आप कौन सा ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं या 22 ले रहे हैं, तब तो डिफरेंस कम अपने आप हो जाएगा ना। नहीं समझे? 10वें टर्म पे जैसे अभी हम बता रहे थे 1/n की सीक्वेंस बता रहे थे, तो 1/n की सीक्वेंस में से पहला टर्म क्या होता है 1, दूसरा टर्म क्या होता है 1/2, और यहाँ पर 0 होता है। तो जो दूसरा टर्म है इन दोनों के बीच में है ना, मान लें ये 15वां टर्म है, 1/15 है, 15वें टर्म के बाद ये डिफरेंस कम होने लगा। आपने कहा 20वें टर्म के बाद ये डिफरेंस कम हो रहा है, हमने कहा हमने कहा 10वें टर्म के बाद डिफरेंस कम हो रहा है, तो 20वें के बाद तो डिफरेंस कम ही हो जाएगा ना। अगर 10 टर्म के बाद आगे जब बढ़े तो डिफरेंस घटने लगा, इतना घट गया कि मॉड एप्सिलॉन के इक्वल हो गया, वेरी क्लोज। तो 20 के बाद और क्लोज हो जाएगा। तो अगर इन तीनों में से मैक्सिमम ले रहे हैं तो उसके बाद जो भी टर्म आएंगे उसकी इस L के बीच की डिफरेंस कम होगा ना, पक्की बात है ना। तो उसी को हमने क्या मान लिया है, कैपिटल M, M1 M2 और स्मॉल m में से कैपिटल M मान लिया है। ठीक, जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इसको ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन 1 और 2 क्या कह रहा है कि AN इज लेस आर इक्वल टू L माइनस एप्सिलॉन इज लेस आर, ये जो ग्रेटर होता है मतलब इज लेस आर इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल N इज ग्रेटर आर इक्वल टू, हमने कैपिटल M मान लिया, यानी M1 M2 M न मान करके सबको कैपिटल M मान लिया। और BN नहीं CN इज ग्रेटर आर इक्वल टू L माइनस एप्सिलॉन इज लेस आर इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल N ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल M। ये भी इसी टर्म में जो है भाई। देखिए, जब पहली सीरीज जो आपकी AN वाली थी वो 10 टर्म के बाद डिफरेंस कम हो रहा था, दूसरी में 15 टर्म के बाद कम हो रहा था, तो 10 15 20 में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो यानी आप उसके और नज़दीक पहुंच जाएंगे ना L के नज़दीक, तो डिफरेंस तो अपने आप कम हो जाएगा। तो हमने दोनों को वैल्यू को क्या मान लिया है, M मान लिया है यहाँ पर। मतलब हमने कहा कि M वैल्यू ऐसी है, ये आपका L है, ये आपका M1 था जो 10 था, ये आपका M2 था जो 15 था, हमने ये कैपिटल M मान लिया और नज़दीक पहुंच गए, ये डिफरेंस अपने आप कम हो जाएगा। तो जो चीज़ M1 के लिए सत्य है M2 के लिए सत्य है वो M के लिए भी सत्य होगी। अब ज़रा सावधान, हमको कहा गया है कि एज, ध्यान समझिएगा, हमको दिया गया है कि AN, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 3, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 4, हमको दिया गया है एज AN इज लेस आर इक्वल टू BN इज लेस आर इक्वल टू CN। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, AN के पहले L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AN इज लेस आर इक्वल टू BN इज लेस आर इक्वल टू CN इज लेस आर इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन, लिख सकते हैं इसको। देखो यहां पर AN L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, CN भी बड़ा है, नहीं बड़ा है, और AN CN L प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, AN भी छोटा है। तो अगर हम BN को उठा लें तो क्या BN L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा नहीं है, है ना। यानी कि BN इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन और लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। ये कब कंडीशन लगती है, ये कंडीशन कब लगती है, ये कंडीशन तब लगती है जब आप कहेंगे कि मॉड BN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, तभी तो लगती है ना। यानी कि आप कहेंगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी BN की वैल्यू क्या है, L है। यही प्रूव करना था आपको, ये सैंडविच थ्योरम है। नहीं, सैंडविच खाने वाला समझिए, इसको स्क्वीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इंटर में भी ये थी, इंटर में पढ़ाई नहीं जाती इसलिए कि लोग पढ़ते नहीं तो लोग पढ़ाते भी नहीं।